Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब आज करेंगे हिंडनबर्ग का। हिंडनबर्ग अमेरिका की रिसर्च कंपनी है और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट निकाली थी और ये रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के जो शेयर थे उसमें भारी गिरावट आई। इसका नतीजा ये हुआ कि ये रिपोर्ट आने से पहले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति थे और अब वो 20वें नंबर पर चल रहे हैं। बहरहाल हम आज हिंडनबर्ग की बात इसलिए कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते ये खबर आई कि शेयर बाजार की देखरेख करने वाली संस्था सेबी ने हिंडनबर्ग को एक नोटिस भेजा है और ये नोटिस हिंडनबर्ग ने सार्वजनिक किया, उसका एक जवाब दिया और जवाब देते हुए उसने सेबी को ही लपेट लिया कि वो बजाय इसके कि अडानी की जांच करे, वो जांच कर रही है हिंडनबर्ग की। और तो और एक और नया नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आया, वो था कोटक का, कि कोटक महिंद्रा बैंक की एक सब्सिडरी जो मॉरिशस में थी, उसने कैसे हिंडनबर्ग के जो पार्टनर फंड थे उनको भारतीय बाजार में अडानी एंटरप्राइज के शेयर की शॉर्ट सेलिंग में मदद की। तो यही वजह है कि आज हम हिसाब किताब कर रहे हैं हिंडनबर्ग का। तो ये हिसाब किताब शुरू करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। ये 20 तक के जो दर्शक हैं उनको शॉर्ट सेलिंग, लॉन्ग ये सब पता है, लेकिन फिर भी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हम समझते आए अब तक, कम से कम मैं समझते आया हूं कि शेयर बाजार सिर्फ एक ही तरफ जाता है, यानी ऊपर ही जाता है। आज अगर मैंने कोई कंपनी का शेयर 100 रुपये में खरीदा और 3 महीने बाद जो है वो 150 रुपये का हो गया, मैंने बेच दिया, तो मुझे 50 रुपये का मुनाफा हो गया उस एक शेयर पर। ये एक तरह से लॉन्ग गेम है, लॉन्ग पोजीशन का गेम है। लेकिन इसके उल्टा होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि मैंने आज एक कंपनी के शेयर किसी को बेच दिए, मान लीजिए उसका दाम आज 100 रुपया है। अब ये शेयर मेरे पास नहीं है, मैंने ये शेयर किसी से उधार किए, उससे ये सौदा किया कि मैं ये 1 महीने में आपको शेयर लौटा दूंगा। जब लौटाने की बारी आई तो 100 रुपये का शेयर 80 रुपये का हो गया। तो मैंने बाजार से ये खरीदा शेयर और उसको उधार वाले को लौटा दिया, तो मुझे 20 रुपये का मुनाफा हो गया। तो ये शॉर्ट सेलिंग का गेम है जो कि इस जड़ में है हिंडनबर्ग के पूरा जो एक और कंपनी है किंगस्टन कैपिटल, उन दोनों ने मिलकर अडानी के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग की थी। यहीं पर पूरी कहानी शुरू होती है। तो आपको याद होगा कि 25 जनवरी को हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक हुई थी, यानी सबको, पूरी दुनिया को पता चली थी कि भाई अडानी पर एक रिसर्च रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की। लेकिन ये रिपोर्ट आने से 2 साल पहले, मतलब 2021 में, हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और कंपनी है मार्क एंड किंगस्टन, उनकी कंपनी है किंगस्टन कैपिटल, उसके साथ एक समझौता ये किया था कि वो किंगस्टन कैपिटल को या मार्क किंगस्टन को 7 रिसर्च रिपोर्ट देंगी और ये रिसर्च रिपोर्ट के बदले में किंगस्टन जो है वो शॉर्ट सेलिंग करेंगे और जो मुनाफा होगा उसका 30% हिस्सा किंगस्टन जो है हिंडनबर्ग को देगा। तो अब तक ऐसे वो 5 रिपोर्ट दे चुके हैं और भारत की उसमें सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है अडानी। अडानी के केस में भी उन्होंने ये मान लिया था कि हम 25% ही मुनाफा लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 25 जनवरी को ये रिपोर्ट आई, लेकिन हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट किंगस्टन कैपिटल को 30 नवंबर 2022 को दे दी। मतलब लगभग आप समझिए कि 1.5 महीने से पहले, जब तक हमको और आपको पता चलता उसके पहले ही ये किंगस्टन कैपिटल को ये रिपोर्ट मिल गई। तो अब किंगस्टन कैपिटल लग गया कि उसको अडानी के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग करनी है। तो अगर तो वो भारत में करने के लिए उसको विदेशी निवेशक होना या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई का लाइसेंस लेने के लिए उसको लगभग 1-1.5 महीना लग जाता। तो उन्होंने एक आसान रास्ता चुना। उन्होंने एक काम ये किया कि जो मॉरिशस में कोटक महिंद्रा बैंक की एक सब्सिडरी है, उसका नाम है कोटक अपॉर्चुनिटी इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड,
उसके जरिए उन्होंने जनवरी के महीने में अडानी के शेयर का सौदा कर लिया। और जो सेबी अपनी रिपोर्ट में कहता है, जो अपने नोटिस में कहता है कि 24 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर थे उनका दाम, इन शेयरों का दाम था लगभग, मैं बता रहा हूं आपको, 3400 रुपया, उससे कुछ अधिक ही था, लेकिन 3400 रुपया के करीब उसका भाव चल रहा था 24 जनवरी को। 25 जनवरी को रिपोर्ट आई, लेकिन लगभग एक महीने बाद जब 22 फरवरी को आप ये दाम देखेंगे तो वो दाम हो गया था 1400 रुपया, मतलब लगभग 2000 रुपया नीचे आ गया था। और इसकी जो ये ट्रेडिंग की किंग्सटन ने, मार्क किंग्सटन ने, या उनकी जो कंपनियां उन्होंने, तो उससे सेबी के मुताबिक उनको 183 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। और यही जो मुद्दा है, सेबी इसी पर हिंडनबर्ग को ये कह रही है कि आपने जो नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन थी वो आपने क्यों साझा की, आपने जो है जो इनसाइडर ट्रेडिंग के जो नियम हैं उसका उल्लंघन किया है, आपको हम जुर्माना लगा सकते हैं। सेबी एक और बात पर घेर रही है हिंडनबर्ग को, और वो सवाल ये है कि जब आपने ये कहा था अपने डिस्क्लेमर में कि हम शॉर्ट पोजीशन हमने ली हुई हो सकती है अडानी के शेयर में, लेकिन तब आपने ये कहीं नहीं कहा था कि आप भारत के बाजार में ये पोजीशन ले रहे हैं। आपने ये कहा था कि वो हमने पोजीशन ली है, लेकिन भारत का स्पेसिफिकली नहीं बताया। तो ये भी सेबी उसको एक उल्लंघन मान रहा है। तो कुल मिला के ये दो आरोप जो लगाए हैं सेबी ने हिंडनबर्ग ने। तो अब देखिए हिंडनबर्ग ने भी बड़ा एग्रेसिवली इसका जवाब दिया। उन्होंने क्या किया कि 1 जुलाई को ये जो सेबी का नोटिस है ये भी अपने वेबसाइट पर डाल दिया और अपना जवाब भी डाल दिया। तो जवाब डालते समय उन्होंने ये कहा कि हमने कोई कानून तोड़ा नहीं है, हमने पहले ही कहा था कि हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया को पता था कि ये जब हम ये रिपोर्ट ला रहे हैं तो हमने सबको बता दिया था, पूरी दुनिया को पता था कि हमारी पोजीशन शॉर्ट है, मतलब हम चाहते हैं कि अडानी के शेयर नीचे जाए, तो इसलिए हमने कोई गलत काम नहीं किया है। पहली बात उन्होंने ये कही कि भाई हमारा कोई इसमें हमारी तरफ से कोई गलत काम नहीं हुआ है, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि 2021 में हमने समझौता कर लिया था और हमने अमेरिका के किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन इस जवाब में उन्होंने एक और कंपनी जो भारत की उसको लपेट दिया, और वो कंपनी है कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक, जैसा कि आप जानते हैं, उसकी एक सब्सिडरी है मॉरिशस में, के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। ये कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड का एक फंड है। ये दरअसल एक तरह से एक विदेशी निवेशक है, एक एफपीआई है जो कि मॉरिशस में बेस्ड है। मतलब मॉरिशस से जो भारत में विदेशी निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये फंड बना हुआ है। तो हिंडनबर्ग ने यह सवाल पूछा कि आपने तो कोटक का पूरा नाम भी नहीं लिखा अपने नोटिस में, आपने उसको लिख दिया KMIL, मतलब ये तो किसी को पता ही नहीं चलता कि कोटक का ये फंड है। तो आप दरअसल उदय कोटक को और कोटक महिंद्रा को आप बचाना चाहते हैं, और आप क्योंकि कोटक आपके पहले जो बोर्ड में भी सदस्य रह चुके हैं, तो कुल मिला के आप जो है ठीक ठाक जांच नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक जो नया, मतलब मैंने कहा ना कि जो नया नाम आया इस पूरे प्रकरण में, तक तो सिर्फ अडानी तक सीमित था, लेकिन अब कोटक का भी नाम आ गया, और कोटक को भी ये नोटिस भेजा गया सेबी की तरफ से। सेबी का नोटिस सिर्फ हिंडनबर्ग को नहीं गया, वो गया किंगस्टन को गया, उनकी कंपनियों को गया, और ये के अपॉर्चुनिटी फंड को भी गया। तो जो कोटक महिंद्रा ने जो जवाब अब तक दिया है उसका ये कहना था कि भाई हमें थोड़ी पता था कि ये हिंडनबर्ग और किंगस्टन का कोई तालमेल है। हमें तो उन्होंने कहा कि हमको पैसे लगाने, और हमने उनको पैसे लगाने दिए, तो हमारी कोई इस पे लायबिलिटी बनती नहीं है। ऐसा बात जो है कही है कोटक ने। पर बहरहाल जो बात अभी सेबी की जांच चल रही है, आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। हो सकता है कि सेबी जो है कोई जुर्माना लगा दे हिंडनबर्ग पे, या उस पर यह रोक लगा दे कि वो भारत के जो कंपनियां उसकी जांच ना करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने खड़ा किया है वो बना हुआ है, और सवाल ये है कि अडानी पर जो आरोप लगे थे उनका क्या हुआ। तो आपको मैं याद दिला दूं दोबारा से कि जो अडानी पर आरोप लगे थे वो आरोप क्या थे। अडानी पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने शेयरों के दाम जो है गलत तरीके से हेराफेरी करके बढ़ा के रखे हैं, और हिंडनबर्ग का ये कहना था कि दरअसल जो विदेशी निवेश बताया जा रहा है अडानी की कंपनियों में, वो अडानी के अपने ही पैसे हैं जो कि मॉरिशस या और रूट से भारत में घुमाकर
लगा दिए गए हैं। तो भारत के शेयर बाजार में लग रहा है कि विदेशी निवेश हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये पैसा था अडानी का। तो अब ये जो आरोप था हिंडनबर्ग का, ये आरोप कोई अभी तक साबित नहीं हो पाया है। आपको याद होगा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में आखिर में सेबी ने ये कह दिया कि भाई हमने ऐसे 13 फंड तो आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिनका पैसा लगा है अडानी की कंपनियों में। इसके करीब 40 से ज्यादा लोग हैं जो इसके ओनर हैं, लेकिन ये 40 से ज्यादा जो लोग हैं एक्चुअल में कौन है या इनके पीछे कौन है हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं। क्या इनके पीछे अडानी है क्या। तो उन्होंने ये कहा कि ये एक डेड एंड पर ये जांच पहुंच चुकी है, इसलिए अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यही आ रही है जो कि हिंडनबर्ग कह रहा है कि भाई मुख्य आरोप जो लगा था वो लगा था अडानी पर, लेकिन उसकी जांच तो कहीं आप बढ़ नहीं रही आगे। अब आप जो मैसेंजर है, मतलब जिसने आपको बताया कि यहां कोई गड़बड़ी हुई है या ऐसा आरोप लगाया, उसको आपने उसको तो आपने कुछ किया नहीं, लेकिन जो मैसेज देने वाला है या जो मैसेंजर है उसको आप निशाना बना रहे हैं। और सेबी पर यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि क्या वो अपनी जो शक्तियां हैं उसका बराबर प्रयोग करता है या नहीं करता है। इसका एक और उदाहरण दे देता हूं। रिलायंस के ऊपर 2021 में जाके उसने 25 करोड़ का सेबी ने जुर्माना लगाया। अब आपको मालूम ये मामला कितना पुराना था। यह मामला था 1999-2000 का, मतलब 21 साल लग गए रिलायंस को टेक ओवर कोड का उल्लंघन करने के लिए। जो सजा देनी थी, जो जुर्माना लगाना था, उसको देने के लिए 21 साल लग गए। तो इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी की जांच पूरी करने में सेबी को कितना समय लगेगा। अभी तो मात्र जो है 18 महीने के लगभग होने वाले हैं, लगभग 1.5 साल ही हुआ है। तो सेबी इस जांच को पूरी करने में कितना समय लेगा, क्योंकि सेबी की जिम्मेदारी है कि शेयर बाजार में कोई भी व्यक्ति, कोई निवेशक या कोई कंपनी या कोई रिसर्च कंपनी गड़बड़ी ना करे। तो ये अडानी के केस में या हिंडनबर्ग के केस में उसकी जांच कितनी जल्दी और कितनी सफलतापूर्वक पूरी होती है, उस पर यह बात निर्भर करती है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि विषय भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके कोई सवाल है तो मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। किताब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।